नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे बीपीएससी एई एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 पेपर 6 का देखेंगे। पेपर 6 में जो है उसका सब्जेक्ट एनालिसिस इस तरह से है। ओपन चैनल फ्लो है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलॉजी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है। तो इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न था, ओपन चैनल फ्लो से 9 क्वेश्चन आया था, और इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से 17 क्वेश्चन था, हाइड्रोलॉजी से 6 क्वेश्चन था, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 9 और हाईवे से 9 क्वेश्चन था। तो इतने इतने क्वेश्चन थे इससे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विड्थ ऑफ कैरेज वे रिकमेंडेड बाई आईआरसी फॉर टू लेन रोड। फॉर टू लेन रोड के लिए करा विथ रेज्ड कर्व। तो आईआरसी 73 में क्या है, सब दिया हुआ विड्थ ऑफ कैरेज वे दिया हुआ। सिंगल लेन रोड के लिए 3.75 मीटर, टू लेन विदाउट रेज कर्व 7 मीटर होता है, टू लेन विथ रेज्ड कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरेज वे के लिए है 5.5 मीटर, एंड मल्टी लेन पेमेंट के लिए 3.5 मीटर है पर लेन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाँ। और देखते हैं कि कैरेज वे विड्थ जो होता है, ये सिर्फ रोड का विड्थ होता है जहाँ पे व्हीकल मूव करता है, ये होता है कैरेज वे विड्थ। और रोडवे विड्थ होता है कैरेज वे विड्थ प्लस का शोल्डर, दोनों साइड जो शोल्डर होगा ये दोनों मिला करके हो जाएगा रोडवे विड्थ हो जाएगा। तो रोडवे विड्थ का जो है उसका क्राइटेरिया अलग है। नेशनल एंड स्टेट हाईवे के लिए सिंगल लेन, टू लेन के लिए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है, तो उसमें 12-12 मीटर का है, और ये माउंटेनियस के लिए अलग है। उसी तरह से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अलग है, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए रोड के लिए अलग है, और फिर सिंगल के लिए अलग है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो, वाइल अलाइनिंग ए रोड इन ए हिली एरिया विथ ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6.5% है, एंड हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 60 मीटर का हॉरिजॉन्टल कर्व है, इज इनकाउंटर, फाइंड द कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट एट द कर्व। तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट के लिए क्या हो जाएगा, जो कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट होता है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस का ग्रेड कॉम्पेंसेशन होता है। तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन जो होता है, रूलिंग ग्रेडियंट तो गिवन है 6.5% दिया हुआ है, और जो ग्रेड कॉम्पेंसेशन होता है 30 प्लस का आर डिवाइड बाई आर, विच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर होना चाहिए। तो 75 बाई आर, और इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 1.5 आ रहा है, और इसका जो वैल्यू है 1.25 आ रहा है। तो 1.5 क्या, 75 बाई आर से ग्रेटर देन है, तो हम लोग जो मैक्सिमम लिमिट जो है ग्रेड कॉम्पेंसेशन का 1.25 जो है ये हम लोग यूज करेंगे परसेंट। और तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट कितना कितना हो जाएगा, 6.5 माइनस 1.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.25%। ऑप्शन इसका बी आंसर है, 5.25%। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पीसीयू वैल्यू ऑफ ब्लॉक कार्ट एज पर रिकमेंडेशन मेड बाई आईआरसी। तो ये जो है आईआरसी 86 1983 के अकॉर्डिंग जो पैसेंजर कार इक्विवेलेंसी फैक्टर है, ये होता है सारे व्हीकल का। जब जैसे पैसेंजर कार हो गया, टेम्पो हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, जीप वैन हो गया, और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जिसमें जो कि बिना डाला का हो, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो कि बिना डाला का, उसके लिए 1 होता है। उसी तरह से ट्रक हो गया, बस हो गया, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर विथ ट्रेलर के साथ में, या ट्रेलर जो पीछे डाला होता है उसके लिए 3 होता है। मोटरसाइकिल और स्कूटर साइकिल इसके लिए 0.5 होता है, साइकिल रिक्शा के लिए 1.5। और नेक्स्ट इसके लिए भी जो ब्लॉक कार्ट के लिए कितना है, 8 गिवन है। ब्लॉक कार्ट के लिए कितना है, 8 दिया हुआ है, और हैंड कार्ट के लिए 6 है, और स्मॉल ब्लॉक कार्ट है अगर तो उसके लिए वैल्यू जो है 6 है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ब्लॉक कार्ट बोला है तो ये हो जाएगा, हम लोग नॉर्मली लेंगे, कंसिडर करेंगे ब्लॉक कार्ट के लिए 8 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन पैसेजेज ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल विथ थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड लोड विल कॉज डैमेज इक्विवेलेंट टू एन पैसेजेस ऑफ स्टैंडर्ड लोड हेयर एन इक्वल्स टू। तो पैसेजेज होता है मूविंग थ्रू जो होता है, इसके थ्रू कितना होता है, स्टैंडर्ड लोड का जो अगर मूव करेगा तो उस स्टैंडर्ड लोड के जो होगा व्हीकल का, वो कितना होगा। तो वो होता है स्टैंडर्ड जो लोड होता है, एक्सेल लोड जो होता है डुअल व्हील असेंबली का। डुअल व्हील असेंबली क्या है, डुअल व्हील असेंबली है, ये होता है डुअल व्हील असेंबली। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लोड जो होता है इसका, ये होता है 80 किलो न्यूटन होता है, और 18 KIP बोलते हैं दूसरे ब्रिटिश यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हेन ए सर्कुलर लोड ऑफ रेडियस ए विथ यूनिफॉर्म प्रेशर P इज अप्लाइड एट द सरफेस ऑफ ए होमोजेनियस लेयर एंड वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड। तो ये होता है टायर है, इसका जो प्रेशर लगता है रोड सरफेस पे, तो ये बन जाता है, यहाँ पे जो होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर लगता है। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर कितना हो जाएगा, जो टायर का लोड है
टायर का जो लोड जो व्हीकल के थ्रू आ रहा है वो डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। पाई कितना हो जाएगा, टायर का जो यहाँ पे जो टच लगेगा इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, यहाँ पे जो होता है कॉन्टैक्ट रेडियस ए होता है, और ये पूरा हो गया उसका डाया हो गया यहाँ से यहाँ तक का। क्योंकि ये होता एक्चुअली में जो होता है इलिप्टिकल होता है, पर हम लोग एज्यूम करते हैं सर्कुलर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेडियस कंसिडर करते हैं। तो ये होता है, तो ये पी अपॉन हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। और ये होता है सिग्मा जो वर्टिकल स्ट्रेस हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस के टर्म में हो जाएगा ये ऑप्शन, यहाँ से ये होता है तो ऑप्शन बी यहाँ से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बेसिक कैपेसिटी है, पॉसिबल कैपेसिटी एंड ट्रैफिक फ्लो हो, तीनों का आर एस एंड टी का कंडीशन दिया हुआ है या उसका स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें से चुनना है कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखते हैं, बेसिक कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स, यहाँ पे क्या ध्यान देना, ये पैसेंजर कार्स के लिए पैसेंजर कार्स को मान करके किया जाता है बेसिक कैपेसिटी में, नियरली अंडर द आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन के लिए होता है ये। पॉसिबल कैपेसिटी में क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल होता है दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर, ये होता है ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन ए गिवन लेन और रोडवे दैट पासेज ए गिवन पॉइंट और क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम में, तो वो हो जाता है ट्रैफिक फ्लो हो जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें से सी मैच कर रहा है। बेसिक कैपेसिटी का टी हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल यहाँ से है पैसेंजर कार बेसिक कैपेसिटी के लिए, और दूसरे में जो है ऑप्शन आर मैच कर रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल पॉसिबल कैपेसिटी के लिए अंडर प्रिवेलिंग ड्यूरिंग 1 आवर एंड द प्रिवेलिंग रोड कंडीशन, एंड 3 में जो है ट्रैफिक फ्लो का ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम मूविंग व्हीकल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन और ए गिवन लेन ऑन रोडवे एंड दैट पासेज ए गिवन पॉइंट और क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द फॉलोइंग गिव्स द पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ बिटवीन अंडर बिटवीन बाइंडर एंड कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंसी विस्कोसिटी ग्रेड। तो विस्कोसिटी ग्रेड क्या होता है, जितना ज़्यादा जो विस्कोसिटी ग्रेड जो जितना डोनेशन ज़्यादा कम रहेगा, जैसे VG10 है, जनरली VG10 VG20 और VG30 एंड VG40 चार ही है विस्कोसिटी ग्रेड होता है इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंग अगर विस्कोसिटी 10 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका विस्कोसिटी कम होगा, VG20 उससे थोड़ा ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उसका, और VG30 है, फिर VG40 उसका विस्कोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा विस्कोसिटी 40, VG40 का विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका विस्कोसिटी कम रहेगा उसका पेनिट्रेशन कितना होगा, ज़्यादा होगा पेनिट्रेशन। ये होता है अगर 80 to 100 दिया हुआ, इट मीन्स कि जो इसका टेस्टिंग होता है पेनिट्रेशन टेस्ट, ये होता है 0.1 mm यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ये हो जाएगा जब इसमें 0.1 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कप एपरेटस होता है उसमें ये जो होगा 8 से 10 mm का ही वो लोग रीडिंग यहाँ से पेनिट्रेशन वो दिखाएगा। उसी तरह से VG20 में हो जाएगा, VG30 का है, VG40 का है, तो ये ऑप्शन ए ही इसका मैच कर रहा है, बाकी भी सारा दिया हुआ उल्टा दिया हुआ। तो ये ये देखते हैं मोर्थ का जो रिकमेंडेशन है, तो मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे होता है, मोर्थ में क्या VG40 कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, जैसे इंटरसेक्शन हो गया, टोल प्लाजा हो गया, ट्रक टर्मिनल हो गया, जहाँ पे हैवी लोडेड व्हीकल वगैरह होगा वहाँ पे हम लोग VG40 का करेंगे। मोस्ट पार्ट ऑफ जो इंडिया में यूज होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है एवरेज टेम्परेचर, उसमें यूज हम लोग करते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज VG30 होता है नेशनल हाईवे वगैरह के लिए, स्टेट हाईवे के लिए। जो लो वॉल्यूम रोड होता है, लो वॉल्यूम रोड वगैरह हो गया, उसमें हम लोग VG10 या इसके जगह पे हम लोग रिप्लेस करके इमल्सन करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो गया इसका 80/100 पेनिट्रेशन ग्रेड होता है, और ये कोल्डर रीजन में भी यूज करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जमे ना। और यहाँ पे जो हिली रीजन हो गया, हाई एल्टीट्यूड रीजन हो गया, उसके लिए VG20 यूज करते हैं। तो ये हो गया इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एग्रीगेट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस मैकेडम बेस कोर्स सेल फुलफिल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर्टीज की, लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू मैक्सिमम कितना रहेगा, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मैक्सिमम कितना है, और कंबाइंड फ्लेक्सिनेस इंडेक्स कितना है, और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है। तो लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 40% से, तो 40% इसमें भी है और इसमें भी है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लेस देन 30% होना चाहिए, जो कि सिर्फ इसी में है। और कंबाइंड फ्लैकनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, लेस देन 40% होना चाहिए, ये है। और वाटर एब्जॉर्प्शन शुड भी लेस देन 2% होना चाहिए, इसमें है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है IRC 27 है 2009 का,
जिसमें सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ। जो एग्रीगेट का जो टेस्टिंग जो कोड होता है वो होता है IS2386 होता है एग्रीगेट का टेस्टिंग कोड। और ये IRC जो है 27/2009 इसमें दिया हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स हम लोग रिकमेंडेशन है ये IRC का कितना कितना जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमको लेना है वैल्यू सारा टेस्टिंग का है सारा। यहाँ पे दिया हुआ वाटर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए दिया हुआ लेस देन मैक्सिमम 2% दिया हुआ है। फ्लैकनेस के लिए दिया हुआ है, इनलोकेशन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 40%। और लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू के लिए दिया हुआ है। और फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए दिया हुआ 30%। तो यहाँ से मैच कर लीजिए सारा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ से एनवायरमेंटल स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं पी जो सैचुरेशन पॉपुलेशन है और पी नोट पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पी जो पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। के कांस्टेंट है, टी टाइम इन द ईयर्स आफ्टर द स्टार्टिंग पॉइंट। द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड से मॉडल से पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए मैच ए है इसका ऑप्शन। देखते हैं कि कौन कौन सा मॉडल है इसका। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो मेथड है या मॉडल बोल सकते हैं, मेथड इतना है। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है, सिंपल ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, मास्टर प्लान मेथड और जोनिंग मेथड है। और फिर है लॉजिस्टिक कर्व मेथड है। तो लॉजिस्टिक कर्व जो है ये इतना होता है जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। तो ये सारा आप देख लीजिए कौन कौन सा मेथड है। इसमें ये भी पूछता है कि कौन सा किस सिटी के लिए होता है, कौन सा ओल्ड के लिए, कौन सा ये इसको देख लीजिए किसका ये जो ज़्यादा होता है किसका कम होता है, कौन ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू देता है कौन कम देता है, ये तीनों में ज़्यादा कंपैरिजन पूछता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस द मिनिमम टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ ए टाउन और ए सिटी विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम पूछ रहा है। फुल फ्लशिंग सिस्टम पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ लीटर पर हेड पर डे। तो IS कोड जो होता है 1172/1993 अकॉर्डिंग जो है 135 से लेकर के 225 लीटर पर हेड पर डे इतना है होता है वाटर का रिक्वायरमेंट होता है रेजिडेंशियल पर्पस लाइक जैसे कुकिंग ड्रिंकिंग etc के लिए। बट इसमें क्या कहता है कि 200 लीटर पर हेड पर डे बीइंग मिनिमम अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम के साथ में आपको देना है इतना। पर आप कुछ भी कट करके इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फ्लशिंग सिस्टम गार्डनिंग वगैरह के लिए माइनस करना है तो मिनिमम से मिनिमम 135 आपको करना ही करना है। फुल फ्लशिंग सिस्टम तो जिसमें कि गार्डनिंग वगैरह आ गया, पार्किंग वगैरह ये सब का जो होता है वॉशिंग वगैरह के लिए होता है, इसके लिए कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। जितना हैंड पंप होता है ट्यूबवेल होता है ये सारा का सारा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर का पूछ रहा है। इन्फॉर्म कोफिशिएंट इन्फॉर्म कोफिशिएंट क्या होता है, CU होता है। तो CU का वैल्यू पूछ रहा है किसके लिए, स्लो सैंड फिल्टर के लिए और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। तो इसमें जो स्लो सैंड फिल्टर के लिए जो होता है ये होता है 1.8 to 2.5 होता है। और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जो होता है ये होता है 1.2 to 1.8 होता है, जो कि इस रेंज में दिया है। तो आंसर मैच इसी से नियरेस्ट आंसर यही है। तो ऑप्शन बी देखते हैं। स्लो सैंड फिल्टर के लिए इफेक्टिव साइज कितना होता है, D10 जो होता है 0.2 to 0.4 mm होता है। और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जो इफेक्टिव साइज होता है 0.35 to 55 mm होता है। और इन्फॉर्म कोफिशिएंट यहाँ पे जो होता है ये 1.8 से 2.5 और 3, और यहाँ पे होता है रैपिड के लिए 1.2 से 1.8 के लिए 8 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन हाउस वाटर कनेक्शन। तो हाउस वाटर जब कनेक्शन हम लोग करते हैं, जब हम लोग मेन पाइप से जो हम लोग हाउस का कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे ये वाल हो गया, ये वाल हो गया। तो हाउस का कनेक्शन यहाँ पे ला के जब हम लोग टाइप लगाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो चीज़ है। तो देखते हैं इसमें। ये हो गया स्ट्रीट रोड हो गया, यहाँ पे मेन पाइप कहीं से आ रहा है। यहाँ से जो पहला जो होता है वो होता है फेरियल का कनेक्शन होता है मेन पाइप से, जो हम लोग यहाँ पे पाइप अपना जोड़ते हैं, ये जोड़ा जाता है पाइप हाउस कनेक्शन के लिए। यहाँ से उसके बाद क्या होता है कि इस शेप में एक होता है गुजनेक्स होता है पाइप होता है जिसको अटैच किया जाता है फेरियल के बाद। इसके बाद क्या होता है, फिर एक सर्विस पाइप होता है, फिर सर्विस पाइप से जब हम लोग हाउस कनेक्शन अंदर देते हैं तो स्टॉप कॉक होता है। और फिर ये एक वाटर मीटर लगा होता है। स्टॉप कॉक को हम लोग घर के अंदर भी जा कर के हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर इधर जगह नहीं है तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, दीवार के अंदर भी, घर का जो बाउंड्री होगा उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, ये प्रोसेस में क्या है, फेरियल कनेक्शन है, गुजनेक्स पाइप है,
गुजनेक पाइप है, उसके बाद फिर सर्विस पाइप है, फिर स्टॉप कॉक है, उसके बाद फिर क्या है, वाटर मीटर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन कर रहा है, फेरियल, गुजनेक, सर्विस पाइप, स्टॉप कॉक एंड वाटर मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, द मास्कर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर यूजेज। क्या मास्कर मेथड है, ठीक है, मास्कर मेथड पूछ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जो स्टोरेज कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यही पूछ रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, कितना वाटर जो हमारा इनफ्लो है, सपोज कि हम रिवर से कितना वाटर हम ले रहे हैं और हमारा अगर डिमांड को नहीं मीट कर पा रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्वायर का यहाँ पे रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि हम पूरा साल उसको पानी हम दे सकें। तो अगर वाटर इनफ्लो मैच नहीं करा, तभी हमारा जो होगा वो इसका रिजर्वायर बनाने का कंडीशन ऐसा आएगा। अदरवाइज है तो फिर कोई कोई इसका ज़रूरत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ का इनफ्लो जो मास्कर इनफ्लो डेटा है वो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पानी वहाँ से कितना निकाल पा रहे हैं, और डिमांड क्या है, पब्लिक का डिमांड कितना है। ये हो जाएगा जो डिमांड है वाटर का वो है, और ये होगा मास कर्व ऑफ इनफ्लो है, ठीक है, ये कर्व है। तो इस बीच का जो डिफरेंस होगा यही होता है रिजर्वायर, जो इस बीच का जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा जो है वॉल्यूम जो हो जाएगा ये हो जाएगा रिजर्वायर कैपेसिटी को, इतना हमको इतना क्या वॉल्यूम का हमको रिजर्वायर वहाँ पे बनाना पड़ेगा इस डिमांड को पूरा फुलफिल करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर इनफ्लो डेटा एंड वाटर डिमांड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ क्या पूछ रहा है, रॉन्ग एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है। नेम फॉर कंप्यूटिंग द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। तो पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा, रॉन्ग फार्मूला क्या कौन सा हो जाएगा, वीटी चॉप फार्मूला, जिसको बोलते हैं वेंटी चॉप फार्मूला बोलते हैं, जिसका यूज होता है कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। बाकी जो पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज के लिए है, जैसे डिकेंस फार्मूला हो गया, इंग्लिश फार्मूला हो गया, राइप्स फार्मूला हो गया, फूलर्स फार्मूला हो गया, नवाब जंग बहादुर फार्मूला हो गया, ये सारा जो 5 फार्मूला ये यूज होता है पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जिसके गलत है, वेंटी चॉप फार्मूला यूज होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला इज नॉट यूज फॉर, क्या पूछ रहा है, नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लो वेलोसिटी इन सीवर एंड ड्रेन्स। तो सीवर एंड ड्रेन्स के लिए क्या हो जाता है, हॉटन्स फार्मूला जो होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए यूज होता है, कटर्स फार्मूला हो गया, क्रिम्स एंड वर्क फार्मूला हो गया, ये सब होता है सीवर एंड ड्रेन्स के लिए यूज होता है। तो कौन सा नहीं यूज होता है, सिर्फ हॉटन्स फार्मूला जो ये नहीं यूज होता है। इसका देखते हैं, हॉटन्स इक्वेशन इज यूज टू एक्सप्रेस द डीके ऑफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी विथ टाइम, ये हो जाता है हॉटन इक्वेशन है। हाइड्रोलिक फार्मूला होता है फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो वेलोसिटी इन सीवर एंड ड्रेन के लिए, इतना हाइड्रोलिक फार्मूला जिसका हम लोग यूज करते हैं, इतना है जो हम लोग हाइड्रोलिक फार्मूला यूज करते हैं सीवर एंड ड्रेन डिजाइन के लिए। जिससे पहला आता है चेजिस फार्मूला होता है, दूसरा होता है कटर फार्मूला से हम लोग क्या, कटर्स फार्मूला से हम लोग कांस्टेंट निकालते हैं, कांस्टेंट सी निकालते हैं, और फिर वापस इस सी को हम लोग चेजिस का जो सी है वैल्यू यहाँ रख देते हैं। फिर वेजेंस फार्मूला से भी हम लोग कांस्टेंट निकालते हैं सी, और फिर यहाँ से हम लोग को निकाल करके हम लोग वी निकाल लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे बस सी का चेंजेस आएगा बस। उसके बाद मैनिंग फार्मूला होता है, मैनिंग फार्मूला से इस तरह से निकालते हैं वेलोसिटी हम उसका, कि फिर क्रीम वर्क फार्मूला से ये फार्मूला उसका है, विलियम हेजेंस फार्मूला में ये चीज़ है। तो ये इतना जो होता है 6 जो है इसका सीवर एंड ड्रेन डिजाइन के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या, हॉटन जो है इन्फिल्ट्रेशन के, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ बेड ऑफ ए क्रश स्टोन, ग्रेवल और स्लैग रिलेटिवली लार्ज साइज, सीवेज, दूसरा का स्टेटमेंट क्या है, एज सीवेज पासिस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर एन ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म अराउंड द पार्टिकल ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया। तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर से जो हम लोग जो उसमें ग्रेवल साइज लगाते हैं वो 25 से 60 mm का, 25 से 40 या 60 mm का होता है, जिसको हम लोग जो कोर्स एग्रीगेट जो होता है अंदर उसमें पैक किया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है आर्म्स, होता है आर्म्स, हम लोग उसको सीवेज जो वाटर होता है उसको हम लोग सप्लाई देते हैं उस पर से। तो जो पानी जो फिल्टर होता है उसके बाद वो ग्रेवल में जा करके ग्रेवल के थ्रू जाता है उस पर, फिर क्या होता है कि जो सीवेज का कुछ पार्ट जो होता है इस पर ग्रेवल पे वो अटैच होता जाता है। फिर धीरे धीरे जब अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियन फिर उसमें बैक्टीरिया जो फिर अटैक करता है उस पर और उसको फिर कंज्यूम करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे कंज्यूम करते करते फिर से जैसे सीवेज फिर वापस से नया उस पर जाता है, तो अंदर का जो पोर्शन धीरे धीरे जब ऊपर जब जमा होते जाता है तो अंदर का पोर्शन क्या हो जाता है, एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो जाता है, बाहर का हो जाता है उस पर एरोबिक कंडीशन जनरेट होता है। तो जब एनारोबिक कंडीशन जब जनरेट होगा तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा होगा, फॉल गैसेस वगैरह निकलेगा, और फिर
जो मच्छर मक्खी का फिर वहाँ पे होगा। इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, स्लोइंग करके हम लोग इस लेयर को हटाते हैं फिर से। तो उसके बाद फिर क्लॉगिंग वगैरह होने स्टार्ट हो जाता है, फिर हम लोग इसलिए स्लोइंग करते हैं ट्रिकल फिल्टर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बहुत हर करेक्ट हो जाएगा सही। क्या है कि जो सीवेज पासेज होता है फिल्टर मीडिया, अब इसके जब हम लोग क्या करते हैं, स्टोन के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का जो होता है ग्रेवल होता है, प्लास्टिक का ग्रेवल का जगह पे हम लोग यूज करते हैं उसका, स्टोन के जगह पे। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है। ट्रिंकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ बेड ऑफ क्रस्ट स्टोन एंड ग्रेवल और स्लैग ऑफ रिलेटिवली लार्ज साइज का होता है, सही है। और एज सीवेज पासेस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ ट्रिंकलिंग फिल्टर एंड ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म अराउंड द पार्टिकल ऑफ फिल्टरिंग मीडिया, दोनों दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर और स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, इन अ 2 चैम्बर सेप्टिक टैंक, फर्स्ट चैम्बर इज ग्रिड चैम्बर है एंड सेकेंड चैम्बर इज एनारोबिक चैम्बर। टू स्टोरेज सेप्टिंग टैंक, टू स्टोरेज सेप्टिंग टैंक तो होता नहीं, जो वो एक होता है इमोफ टैंक होता है टू स्टोरेज का, उसको ये सेप्टिंग टैंक का ही एक एग्जांपल होता है, वो इमोफ टैंक एक अलग टाइप का टैंक होता है जो कि टू स्टोरेज होता है। तो यहाँ तो ये होगा नहीं। द टॉप स्टोरेज ग्रिड चैम्बर एंड वाइल द अदर इज द एनारोबिक चैम्बर। मॉडर्न सेप्टिक टैंक पोजेज ए सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ये तो ऑप्शन ही गलत है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। ऐसा नहीं, उसको वापस से हम लोग पंपिंग करते हैं, जब 6 से 12 मंथ या मैक्सिमम 3 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक में पाइप डाल कर हम लोग पंपिंग करके डिस्चार्ज करते हैं। और सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो ग्रीस वगैरह जो होता है, वो स्कम जो होता है वो ऊपर आ करके फिर इस पाइप के थ्रू निकल जाता है वो। तो बाकी ऐसा नहीं कर सकते कि सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी खुद से वो साफ हो जाएगा सारा, इसको ग्रेवल वगैरह जो जम गया सीवेज नीचे, ऐसा नहीं होता। ये ऑप्शन है 2 चैम्बर सेप्टिक टैंक। फिर ये सॉरी ये जो 2 चैम्बर होता है, ये इस तरह से होता है डिजाइन इसका। ये कुछ जो होता है इस तरीके से स्लोप होता है, हल्का इधर उठा होता है, तो ये सीवेज जो जमता है कुछ इस तरीके से जमता है, इस तरीके से सीवेज जमता है। तो पहला जो चैम्बर होता है, यहाँ से होता है पाइप का कनेक्शन, या तो एच टाइप का पाइप होता है या फिर टी टाइप का पाइप होता है, टी टाइप का पाइप होता है या एच टाइप का पाइप, इससे जा करके यहाँ से निकलता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ जो ग्रीस वगैरह होता है, तेल वगैरह होता है, ऊपर आकर के यहाँ से फ्लो होकर के बाहर से निकल जाता है। बाकी जो सीवेज होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाता है, बाकी जो जो पानी हो गया वो यहाँ से इसमें चला आता है। तो फर्स्ट चैम्बर को कह सकते हैं, ये ग्रिड चैम्बर होता है पहला चैम्बर, और सेकेंड चैम्बर होता है एनारोबिक चैम्बर होता है यहाँ से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये चीज़, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ कंक्रीट ग्रेविटी डैम, ये क्या होती है, तो ये तो सीधा आंसर है इसका, है राइट एंगल ट्रायंगल होता है एलिमेंट्री प्रोफाइल कंक्रीट ग्रेविटी डैम का, क्योंकि ये वाटर प्रेशर जो लगता है उस पर, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से लगता है। तो वाटर प्रेशर जो लगता है ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है इसका। व्हाट इज ए कलवर्ट, तो अकॉर्डिंग टू IRC SP 13/204 एंड IRC इसको ड्राफ्ट किया गया है फिर 2021 में, फिर IRC 5/2015 जो इसका मैनुअल है ये डिजाइन करने का, और IRC 13 इसका 4 जो है, और इसको ड्राफ्ट किया गया। इसमें सारा एक कलवर्ट ब्रिज का जो माइनर ब्रिज स्मॉल ब्रिज का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो कलवर्ट का था कि हैविंग टोटल लेंथ ऑफ 6 मीटर और लेस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द डर्ट वॉल और एक्सट्रीम बेंटवे बाउंड्रीज मेजर। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होना चाहिए, बट आंसर इसका दिया बीपीएससी 8 मीटर दिया है। तो देखते हैं इसमें पता नहीं क्या है आगे का। ऐसे ऑप्शन इसमें बी होना चाहिए, क्योंकि IRC रिकमेंड यही करता है ब्रिज के लिए, स्मॉल ब्रिज के लिए, माइनर ब्रिज के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, a beer is hydraulic structure where majority of entire pounding is achieved by a raised crest or a smaller part or nil part by the shutter। तो बियर एक सिंपली एक रेस्ड क्रेस्ट होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर रिवर में वाटर अगर नहीं आ रहा उतना, अगर सालों भर पानी नहीं रह पा रहा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को पाउंडिंग करने के लिए या कुछ इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल रेस्ड क्रेस्ट करके हम लोग वाटर को स्टोर करने का, उसमें वाटर हम लोग स्टोर करते हैं। वेराज जस्ट उससे बड़ा थोड़ा सा होता है और उसमें गेट वगैरह लगा होता है, उसमें हम लोग वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब ज़्यादा पानी हो जाए अपस्ट्रीम पे तो हम लोग वाटर कंट्रोल कर सकते हैं। डैम हो गया मल्टीपर्पज़ के लिए डैम बनाया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, लार्ज कैचमेंट एरिया वगैरह है तो वहाँ लार्ज मतलब एग्रीकल्चर एरिया है तो सब जगह के लिए हम लोग डैम बनाते हैं।
तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा ऑप्शन पी जो इसका सही है। और क्यू क्या कह रहा है कि द बियर इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाई कंस्ट्रक्टिंग द बिट ऑफ चैनल ओनली नो, ये गलत है। वेराज इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाई क्रिएटिंग ए चोकिंग कंडीशन ओनली नो, सिर्फ हम चोकिंग के लिए नहीं करते हैं। वेराज इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर द मेजोरिटी और इंटायर पाउंडिंग इज अचीव्ड बाई ए शटर एंड द स्मॉलर पार्ट और नील पार्ट बाई रजिस्टर। तो बैराज में क्या होता है, गेट वगैरह लगा होता है, उसके थ्रू हम लोग वाटर को स्टोरेज करते हैं और फिर जब जरूरत पड़ने पर हम लोग रिलीज भी कर देते हैं, जब ज़्यादा पानी वगैरह हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड वाइल सिल्ट इजेक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो सिल्ट एक्सक्लूडर्स जो होता है वो रिवर बेड पे होता है, जब हम लोग डैम वगैरह या कुछ कहीं से हम लोग या बैराज वगैरह के पास हम लोग जब ये रिवर का फ्लो, ये रिवर आ रहा है और जब जब हम लोग को कैनाल में करना हो तो यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिल्ट एक्सक्लूडर्स लगाया जाता है रिवर के पोर्शन में, रिवर बेड के पास। और सिल्ट इजेक्टर जो होता है यहाँ पे कैनाल में लगा होता है, जब हम लोग कैनाल में वाटर हम लोग जब ट्रांसफ़र करते हैं तो तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिल्ट इजेक्टर और यहाँ पे जो हो जाएगा सिल्ट एक्सक्लूडर्स हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन द रिवर बेड, ऑन द रिवर बेड हो जाएगा, ऑन द बेड ऑफ द ऑफ टेकन कैनाल पे हो जाएगा सिल्ट इजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कांस्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसका होता है, जीरो होता है, मॉडुलर आउटलेट का होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उसका मॉडुलर आउटलेट सही हो जाएगा उसका ऑप्शन, जिसका रिलेटिवली क्या होता है, कांस्टेंट और फिक्स होता है विद इन लिमिट्स। क्या क्या होता है, नॉन मॉडुलर आउटलेट होता है जो डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल। इसमें क्या, इस जो नॉन मॉडुलर के थ्रू जो डिस्चार्ज करेंगे हम लोग वो डिपेंड करेगा जो उसका वाटर लेवल का डिफरेंस होगा, हेड जो होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटरी का जो वाटर लेवल हेड होगा और जो वाटर कोर्स का जो हेड होगा, दोनों का डिफरेंस पर ये डिपेंड करता है। इसका भी इसमें कौन कौन सा आता है, सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट आता है, मैसनरी स्लूस आता है। इस सेमी मॉडुलर आउटलेट में क्या होता है कि डिस्चार्ज सिर्फ डिपेंड करता है जो डिस्ट्रीब्यूटरी होता है सिर्फ उसके वाटर लेवल हेड पर डिपेंड करता है, एंड अफेक्टेड बाय द वाटर लेवल इन द वाटर कोर्स प्रोवाइडेड दैट अ मिनिमम वर्किंग हेड रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग इज अवेलेबल। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, पाइप आउटलेट होता है एग्जांपल, वेंचुरी फ्लो हो जाएगा, ओपन फ्लो आउटलेट हो जाएगा, कैनेडिस गैस आउटलेट हो जाएगा। मॉडुलर आउटलेट क्या होता है, डिस्चार्ज इज डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ वाटर, डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल, मतलब इस मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूटरी होगा वाटर कोर्स का जो वाटर लेवल होगा ये दोनों पे इंडिपेंडेंट होगा। ऑल्सो कॉल्ड इसको क्या कहते हैं, रिजिड मॉड्यूल भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है गिब्स मॉड्यूल है, खन्ना रिजिड मॉड्यूल होता है, फूटो मॉड्यूल होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिजिड मॉड्यूल जीरो, रिजिड मॉड्यूल का जो फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होता है, इसका जीरो होता है, जो कांस्टेंट होता है और फिक्स विद इन लिमिट ये होता है मॉडुलर आउटलेट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट आर द वेट बार्स। वेट बार्स क्या होता है, द पर्पस ऑफ वेट बार इज टू इंडिकेट द करेक्ट थ्योरेटिकल लेवल ऑफ द वेट ऑफ द चैनल। They are constructed at an interval of say 20 meter, 200 meter in case of a small channel and 500 meter in case of main and branch canal। जैसे अनलाइन कैनाल वगैरह है तो अनलाइन क्लैंड या चैनल बोलते हैं उसको, जो भी बोल। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, जो सिल्ट का डिपोजिशन होता है, सिल्ट स्काबरिंग वगैरह होता है या स्काबरिंग वगैरह हो गया उसमें, तो उस वो कितना हो रहा है, जो ओरिजिनल उसका जो डेप्थ है या उससे हाइट से एक बेड बार लगाकर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस बेड बार का जो अगर हाइट ओरिजिनल आज अभी के दिन में ये है, तो अगर सिल्ट स्काबरिंग हो रहा है पानी आने के बाद फिर या उसका डिपोजिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसका ओरिजिनल लेवल क्या है, तो ये बेड बार पता चलता है। तो ये हो गया ऑप्शन सी इसका आंसर। दे आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल along an unlined canal so as to serve as the permanent mark reference। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एज्यूमिंग 80% एफिशिएंसी 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये डिजाइन डिस्चार्ज है, 100 मीटर इसका डिजाइन हेड है, एंड व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिकल पावर जो प्रोड्यूस होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, रो जी क्यू एच होता है। तो जो रो हो जाएगा, रो वाटर का जो डेंसिटी हो जाएगा इतना हो जाएगा 1000, एंड जी हो गया ले लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 10, और क्यू जो हो गया 100 मीटर क्यू, हेड हो गया 100, एफिशिएंसी होगा 0.8, इसका 80% है तो इतना वाट आ रहा है। ये चीज़ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 में क्या, P% ऑफ अर्थ डैम फेल्योर आर ड्यू टू हाइड्रोलिक फेल्योर, Q% ऑफ अर्थ डैम फेल्योर आर ड्यू टू सीपेज फेल्योर, R% ऑफ अर्थ डैम फेल्योर्स आर ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेल्योर्स, वेयर P इक्वल्स टू, ये सारा ऑप्शन P इक्वल्स टू 40, P इक्वल्स 33, 25, P इक्वल्स टू 25, Q इक्वल्स टू 40 एंड R इक्वल टू 33, P इक्वल्स टू 33, 25, R इक्वल्स टू है 40 एंड P इक्वल्स टू 40, Q इक्वल्स टू 25 एंड R इक्वल टू 33।
तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही हो जाएगा कि P% ऑफ अर्थ डैम फेल्योर ड्यू टू हाइड्रोलिक फेल्योर के कारण थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए P इक्वल्स टू परसेंटेज होगा इसका 40 होगा। और Q इक्वल्स टू जो अर्थ डैम फेल्योर ड्यू टू सीपेज फेल्योर सेकेंडरी में आएगा तो हो जाएगा 33%। R% वर्थ डैम फेल्योर ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेल्योर जो कि हो जाएगा थर्ड टर्सरी में आ जाएगा वो चीज़, तो हो जाएगा 25%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 27 में है द केनाल फ्लोज बिलो द ड्रेन। अच्छा, ये तो एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट का है, तो इसको हम लोग पहला क्या कह रहा है कि द केनाल फ्लो बिलो द ड्रेन इन द एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट एंड द केनाल फ्लो एबव द ड्रेन इन सुपर पैसेज एंड साइफन। ये कह रहा है कि केनाल अगर ड्रेन के अगर नीचे फ्लो कर रहा है केनाल तो उस केस में एक्वेडक्ट या साइफन एक्वेडक्ट, अगर केनाल एबव फ्लो कर रहा है ड्रेन का तो सुपर पैसेज एंड साइफन। दूसरा क्या कह रहा है ड्रेन फ्लो बिलो द केनाल इन एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट। दूसरा कह रहा है कि केनाल के नीचे ड्रेन फ्लो हो रहा है तो उस केस में एक्वेडक्ट और साइफन डक्ट होता है, और ड्रेन अगर फ्लो एबव द केनाल इन सुपर पैसेज और साइफन के केस में करता है। तीसरा कह रहा है कि इट्स इंजीनियर्स चॉइस है कि कहाँ पे देना है। डी है क्या एबव स्टेटमेंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें कौन सा है। ये हो जाएगा आपका एक्वेडक्ट का हो जाएगा। एक्वेडक्ट में क्या होता है, जो ड्रेनेज होता है वो केनाल के नीचे से बिलो से फ्लो करता है, यहाँ ड्रेन फ्लो हो रहा है ड्रेन का। उसके बाद साइफन एक्वेडक्ट में क्या है, दोनों में एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट दोनों में क्या होता है, ड्रेन जो होता है नीचे से फ्लो होता है, केनाल ऊपर फ्लो होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि साइफन है या ये केनाल साइफन है और सुपर पैसेज है, उसमें क्या होता है ड्रेन ऊपर से फ्लो होता है और केनाल नीचे फ्लो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, द ड्रेन फ्लो बिलो द केनाल इन एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट। क्या कह रहा है कि ड्रेन जो है अगर बिलो हो रहा है केनाल के तो क्या हो जाएगा एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट। और अगर ये कह रहा है अगर ड्रेन जो है फ्लो एबव द केनाल के अगर ड्रेन ऊपर फ्लो हो रहा है तो सुपर पैसेज एंड साइफन। तो सुपर पैसेज एंड साइफन किस में है, ड्रेन यहाँ पे क्या है ऊपर से फ्लो हो रहा है, केनाल बिलो है, तो क्या हो जाएगा ड्रेन फ्लो एबव द केनाल, इस केस में सुपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी ऑप्शन। अगर नहीं याद रहता है तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसको ए लिख सकते हैं, बी सी और डी। बी को यहाँ से नेगलेक्ट कर दीजिए। तो अगर केनाल जो है ड्रेन के ऊपर से अगर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे केनाल क्या है ऊपर है, सी मतलब केनाल, डी मतलब ड्रेन। यहाँ केनाल अगर ऊपर फ्लो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा एक्वेडक्ट हो जाएगा। एक याद रखेंगे तो सारा याद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एक्वेडक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एक्वेडक्ट। उसके बाद क्या, अगर एक्वेडक्ट ये हो गया कब किस में अगर तो, और ये जो साइफन होता है कब होता है, जब जो फ्लड लेवल जो होता है जब हाइट टच करता है इसे तब होता है साइफन का केस बनता है। तो अगर फ्लड लेवल इसी में जब ज़्यादा ड्रेन का जो फ्लो अगर फुल फ्लड लेवल से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे अगर फुल फ्लड लेवल पे जा रहा है हेड ऑफ द ये हाई फ्लड लेवल जो ड्रेन का यहाँ तक अगर आ गया तो उस केस में हो जाएगा साइफन। यहाँ क्या हो जाएगा केनाल साइफन एक्वेडक्ट हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट देख लेंगे कि अगर केनाल बिलो फ्लो कर रहा है ड्रेन ऊपर फ्लो कर रहा है तो हो जाएगा साइफन और सुपर पैसेज हो जाएगा, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए मॉड्यूल इज डिफाइंड एज। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आउटलेट डिस्चार्ज बाई डिस्ट्रीब्यूटर चैनल डिस्चार्ज ये नहीं होता है, डेप्थ के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, ये जब भी होता है डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो होता है डी क्यू बाई फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, डी क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डी कैपिटल क्यू बाई क्यू होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। ये हो जाएगा आउटलेट का हो जाएगा डिस्चार्ज डी क्यू या क्यू, और ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी का डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, लेसीमीटर आर यूज टू मेजर। लेसीमीटर आर किस चीज़ के लिए होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन के हम लोग मेजर के लिए करते हैं। लेसीमीटर का एक फील्ड मेथड है। लेसीमीटर में करते क्या है कि स्पेशल वाटर टाइट टैंक कंटेनिंग अ ब्लॉक ऑफ सॉइल एंड सेट इन द फील्ड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। द प्लांट्स जो है ग्रोन इन द लेसीमीटर आर सेम एज इन द सराउंडिंग फील्ड। मतलब जो हम लोग लेसीमीटर का कंटेनर लेंगे उसमें सॉइल वगैरह फिलअप करके हम लोग उसमें एक प्लांट को हम लोग ग्रो करवाएंगे। सेम कंडीशन रखेंगे जो सराउंडिंग फील्ड का कंडीशन है वहाँ पे जो प्लांट वगैरह लगा हुआ है सेम कंडीशन वैसा ही बना कर रखेंगे। और हम लोग इवेपो ट्रांसपिरेशन को हम लोग एस्टिमेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट मॉइस्चर कंडीशन विद इन द टैंक मेजर्ड आइदर वॉल्यूमेट्रिकली और ग्रेविटीमेट्रिकली थ्रू एन अरेंजमेंट मेड इन द लेसीमीटर। लेसीमीटर शुड बी डिजाइन टू एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस द सॉइल कंडीशन। मतलब जैसा कंडीशन होगा फील्ड का वैसा ही यहाँ पे भी कंडीशन होना चाहिए लेसीमीटर टैंक का भी, मॉइस्चर कंडीशन टाइप सब वगैरह।
तो लेसीमीटर और टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव होता है, इसके जब हम लोग क्या यूज करते हैं जनरली, इसके अलावा हम लोग एम्पिरिकल मेथड यूज करते हैं जो होता है पेनमैन इक्वेशन होता है, और ये लेसीमीटर भी यूज होता है फील्ड मेथड के लिए है। अगर फील्ड मेथड ज़्यादा कंज्यूमिंग हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग, तो हम लोग पेनमैन इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं। और जो ब्लेनिक रिडल्स मेथड होता है वो होता है पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपैरेशन निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो लोअर एंड अपर कुछ अपर लिमिट है ऑफ कैचमेंट एरिया ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए। तो कुछ लिमिटेशन होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, जिसमें लिमिटेशन ये है कि 200 हेक्टेयर इसका मिनिमम वैल्यू सेट किया गया कि इससे कम में हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को नहीं बना सकते हैं। तो 200 हेक्टेयर मीन्स के क्या इतना हो जाएगा, 2 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मिनिमम लिमिट जो इसका हो जाएगा 2 किलोमीटर, और मैक्सिमम लिमिट क्या है इसका 5000 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका एक लिमिट और क्या है कि जो प्रिसिपिटेशन जो होगा, लिमिटेशन इसका है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, कि जो प्रिसिपिटेशन है मस्ट बी फ्रॉम रेनफॉल ओनली होना चाहिए। ग्लेशियर वगैरह का जो स्नो जो मेल्ट हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए उसमें। एंड इन्फॉर्म होना चाहिए, अगर इंटरमीडिएट टाइम में हो रहा है तो वो चीज़ नहीं कंसिडर किया जाएगा। इन्फॉर्म रेनफॉल होना चाहिए इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए। तो इसका कुछ लिमिटेशन है, तो इसका क्राइटेरिया सेट किया है क्या, लोअर लिमिट 200 हेक्टेयर एंड अपर लिमिट 5000 किलोमीटर स्क्वायर, या इसको यहाँ पे रह सकता है 2 किलोमीटर स्क्वायर भी रह सकता है, 2 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज यूज्ड इन रिवर फ्लो मेजरमेंट। रिवर फ्लो मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या कौन सा यूज करते हैं, एकॉस्टिक, डॉपलर वेलोसिटी मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी मीटर, पिगमेंट करेंट मीटर। ये सब क्या है, हम लोग इससे वेलोसिटी निकाल करके हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करके हम लोग डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। ये कह रहा है रिवर फ्लो मेजरमेंट के लिए कौन कौन सा है। तो हम लोग डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी न किसी वेलोसिटी मेजर यूज करके हम लोग पहले उसका वेलोसिटी निकालते हैं, फिर उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर उसका डिस्चार्ज करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा। एरिया वेलोसिटी मेथड होता है, एरिया वेलोसिटी मेथड में क्या होता है, फॉर लार्ज स्ट्रीम डेप्थ के लिए यूज होता है। अगर और क्यूक एंड एक्यूरेट डेप्थ मेजरमेंट अगर करना है तो हम लोग एरिया वेलोसिटी मेथड से करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं इको डेप्थ रिकॉर्डर होता है, इज यूज करते हैं। और दूसरा हम लोग यूज करते हैं मूविंग बोट मेथड करते हैं, जैसे रिवर लाइक जैसे गंगा हो गया, एलुवियल रिवर हो गया, इसमें हम लोग करते हैं। तो मूविंग बोट मेथड से हम लोग करते हैं। डाइल्यूशन टेक्निक से करते हैं, इसमें मेन ट्रेसर्स जैसे हो तो हम लोग क्या करते हैं, कोई कलर वगैरह या कोई केमिकल वगैरह डाल करके हम लोग डाइल्यूशन देखते हैं वो कितना डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर पा रहा है, कितना टाइमिंग में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है। इस तरह से हम लोग उसका वेलोसिटी। केमिकल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट एंड सोडियम डाइक्रोमेट आर द टिपिकल, इसमें करते हैं केमिकल में। फिर फ्लोरेसेंट डाइस में हम क्या करते हैं, रोडेमाइन करते हैं, WTP सल्फोरोडेमाइन करते हैं भी। और फिर तीसरा में क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जो सबसे एक्यूरेसी देता है वो देता है रेडियो एक्टिव मटेरियल देता है। सेकंड पे देता है फ्लोरेसेंट डाइस होता है, थर्ड पे ये आता है सबसे एक्यूरेसी में होता है ये होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का 1 × 10⁻14 होता है इसका एक्यूरेसी। तो इतना डिस्टेंस में ये ट्रेवल करके कर सकता है ये। सच एज ब्रोमीन हो गया, इसमें 82 हो गया, सोडियम 24 हो गया, आयोडीन हो गया 132। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड होता है, चौथा होता है अल्ट्रासोनिक मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड में करेंगे तो फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर बना कर हम लोग कर सकते हैं, फिर स्लोप एरिया मेथड से कर सकते हैं। इतना होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, पिगमिक करेंट मीटर भी हम लोग यूज करते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी मीटर करते हैं यूज करते, ये भी सही है। एकॉस्टिक डॉपलर मेथड करते हैं, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा इसका। जो पिगमी करेंट मीटर होता है ये, इससे हम लोग स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करते हैं पिगमी करेंट मीटर से, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चैनल फ्लो राउटिंग। चैनल फ्लो राउटिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मस्किंघम मेथड होता है, एक सिर्फ यही ओनली करते हैं हम लोग चैनल फ्लो राउटिंग के लिए। बाकी ये जो 3 मेथड है, पल्स मेथड है, मॉडिफाइड पल्स मेथड है, गुडरिच मेथड है, ये सारा रिजर्वायर राउटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सिर्फ मस्किंघम मेथड जो होता है वही सिर्फ होता है चैनल फ्लो राउटिंग के लिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, फाइंड द डेल्टा फॉर ए क्रॉप पेन इट्स ड्यूटी इतना 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन द फील्ड, द बेस पीरियड दिया हुआ है 240 डेज दिया हुआ है। तो डेल्टा का फॉर्मूला कितना होता है, 8.64 बी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से जो डेल्टा आएगा वो मीटर में आएगा, यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे उसको सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 120 आई थिंक, लेट मी चेक, 8.64 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 1728, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। आंसर इसका सी ऑप्शन।
ब्लेनिक क्रीडल फॉर्मूला इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिजर्वायर एवोपरेशन, बोथ ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। इसमें क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ हम लोग क्या करते हैं, ब्लेनिक क्रीडल फॉर्मूला यूज करते हैं पीटी के लिए करते हैं, पोटेंशियल इवोपोर ट्रांसपायरेशन के लिए करते हैं, ना कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। रिजर्वायर इवोपरेशन के लिए हम लोग नहीं करते हैं। ये हम लोग जो करते हैं, जो ओरिजिनल जो खेत में प्लांट में जो फील्ड में जो प्लांट वगैरह होता है उस पर हम लोग जो निकालते हैं इवेपोर ट्रांसपायरेशन करते हैं, उसमें यूज करते हैं। बोथ ऑफ एबव नहीं होगा तो नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो मेनली है ये करते हैं पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन के लिए इन क्रॉप ग्रोइंग सीजन में। नेक्स्ट क्या है, इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रिवर इज 2 मीटर एंड लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप ऑफ चैनल इज 0.0001 दिया हुआ, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल ऑन द बेड ऑफ द रिवर। ये कंडीशन आता है क्रिटिकल शियर स्ट्रेस का, जिसमें होता है जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं फॉर नो स्कवरिंग टेक्स प्लेस एट द बेड ऑफ द कैनाल, उसके लिए कंडीशन द डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 RS होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग सारा वैल्यू जब रख देंगे एच का आर का, तो इसका जो आंसर आ रहा है 2.2 समथिंग के आसपास आ रहा है, जो कि नियरेस्ट आंसर यही है। आंसर भी BPSC शायद यही दिया है 2.36। तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके इसको, 11 इंटू आर कितना है 2 इंटू स्लोप कितना है 0.0001, इसका आ जाएगा 2.2 इंटू इतना 2.2 समथिंग आ रहा है। तो इसका आंसर दिया 2.36 दिया BPSC, हो सकता है नियरेस्ट आंसर ये हो 2.36 का, तो ये दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, अ नेचुरल रिवर इज कन्वेइंग अ फ्लो ऑफ 2500 क्यूमिक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटेड पेरीमीटर ऑफ द रिवर क्रॉस सेक्शन। तो लेसी वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P = 4.75 अंडर क्यू होता है। तो क्यू अगर डिस्चार्ज फ्रॉम 25 को यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा उसका कितना 50 हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 का, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 237.5 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉमनली यूज्ड फॉर स्पेसिंग डिजाइन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड। जो टाइल ड्रेनेज का होता है, टाइल ड्रेनेज पे होता क्या है, ये होता है टाइल ड्रेनेज इज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर ड्रेनेज सिस्टम दैट रिमूव्स एक्सेस सब सरफेस वाटर, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइप लगा कर सकते हैं। इज अलाउड टू सफिशिएंट एयर स्पेस विद इन द सॉइल, प्रॉपर कल्टिवेशन एंड एक्सेस बाय हैवी मशीनरी टू टेंड एंड हार्वेस्ट क्रॉप, while the surface water can be drained by pumping, open ditches or both. Tile drainage is often the most effective means of draining subsurface water. तो इसका जो इक्वेशन दिया गया वो हुग हॉट इक्वेशन से निकाला जाता है। हॉटन इक्वेशन हो गया इन्फिल्ट्रेशन के लिए हो गया, बीटी चाउ इक्वेशन हो गया टाइम कंसंट्रेशन के लिए हो गया, आरजे गार्डरे इक्वेशन जो होता है इसका शायद मुझे यार कंफर्म नहीं है, बट ये रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए ये शायद होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए आरजे गार्डे होता है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है आरजे गार्डे। तो ये एक ऑप्शन यही बचता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये यही है जो स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेनेज का हुग हॉट का इक्वेशन से ही हम लोग निकालते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग। ग्राउंड वाटर जो फ्लो होता है उसको हम लोग करते हैं किससे, डार्सी लॉ से करते हैं, बाकी रेनॉल्ड्स लॉ से नहीं करते। ये पाइप के लिए होता है, न्यूटन्स लॉ नहीं है यहाँ पे, फिर गैलेरकिन्स प्रिंसिपल ये सब भी नहीं है, सिर्फ ओनली आंसर डार्सी लॉ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, गिवन जो इफेक्टिव एवरेज पार्टिकल साइज जो है, सॉरी एवरेज पार्टिकल साइज जो एनएमएम में डीएमएम दिया हुआ, लेसी सिल्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड। लेसी सिल्ट फैक्टर जो डायरेक्ट दिया है वो F = 1.76 अंडर DMM। बीपीएससी आंसर दिया इसका क्लोज आंसर दिया है बी दिया ऑप्शन, बट अब क्लोज आंसर में 777 भी है, 75 भी है, 72 भी है सारा, बट दिया है वो 7 आंसर जो होता है इसका ओरिजिनल 1.76 होता है, बट आंसर इसका होना चाहिए डी नन ऑफ देवा, बट दिया बी। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40, क्या आर्मरिंग इज डिफाइंड एज। आर्मरिंग क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एम्बैंकमेंट ऑफ रिवर, ये नहीं होता है, एम्बैंकमेंट का रिवर का स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं आर्मरिंग में। द प्रोसेस ऑफ सैंड डिपोजिशन ऑन द रिवर बेड, सैंड डिपोजिशन का एक ये हो सकता है अगर द प्रोसेस ऑफ बैंक इरोजन रिवर, ये भी कंडीशन, बट ये दोनों कंडीशन को मिला करके होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्मॉलर साइज पार्टिकल फ्रॉम द रिवर बेड सरफेस लिविंग ओनली द लार्जर साइज पार्टिकल ड्यूरिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट,
ये दोनों ऑप्शन जो होगा नहीं होगा, क्योंकि होता है क्या रिवर बेड में जो छोटा छोटा जो फाइन पार्टिकल होता है वो डिपॉजिट होता है, और उस पे के ऊपर क्या होता है कि जो बड़ा पार्टिकल होता है वो आकर के बैठ जाता है छोटा छोटा के ऊपर के बड़ा बड़ा कर पे, तो वो एक आर्मरिंग का काम करता है, वो उसको स्क्वाबरिंग से होने से बचाता है रिवर में। ये कुछ ये होता है इस तरीके से आर्मरिंग में। आर्मरिंग इन ग्रेवल बेड स्ट्रीम में देख लीजिए किस तरह से ये बड़ा बड़ा पार्टिकल जो क्या आ गया छोटा वाला के ऊपर में आ गया है, तो इसके ऊपर फिर फ्लो नहीं हो पाता छोटा छोटा पार्टिकल जो था, तो इसी को बोला जाता है आर्मरिंग बोला जाता है। रिवर बेड लो ट्रांसपोर्ट इज काइंड ऑफ डेंस ग्रेनुलर फ्लो एंड सच फ्लो आर नोन टू सेग्रीगेट ग्रेन्स, अलग अलग क्या कर देता है दोनों ग्रेन्स को अलग अलग कर देता है। वाइल द ग्रेवल रिवर बेड टिपिकली हैव एन आर्मर्ड लेयर ऑफ कोर्स ग्रेन ऑन द सरफेस which acts to protect finer particle underneath from the erosion। इरोजन होने से उसको क्या करता है रोक लेता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मरिंग। A general mobile bound channel can be considered to have which of the following degree of freedom। तो लेसी फ्रीडम लेसी थ्योरी में क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 दिया गया है, इसमें क्या है तीनों का तीनों वेरिएबल होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो भी वेरिएबल होता है, बेड विड्थ भी वेरिएबल होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड प्लेनिंग फॉर्म भी ये भी वेरिएबल होता है। तो तीनों वेरिएबिलिटी के लिए क्या किया डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री माना गया है, तो इसके लिए तीनों ये चीज़ हो जाएगा सही आंसर सी। 42 क्या है आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट। मोर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन। अल्टरनेट डेप्थ है रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन है, एंड सिक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन। दूसरा क्या अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन एंड सिक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अल्टरनेट डेप्थ रिलेटेड टोटल एनर्जी नहीं होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होता है, टोटल फोर्स भी नहीं होता, स्पेसिफिक फोर्स होता है। अल्टरनेट डेप्थ रिलेटेड टू टोटल मोमेंटम ये भी नहीं होता है, और टोटल एनर्जी इक्वेशन सिक्वेंट डेप्थ ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर, क्योंकि अल्टरनेट डेप्थ जो होता है y1 y2 जो होता है वो स्पेसिफिक एनर्जी में क्या होता है कि ई इक्वल्स टू जो होता है y प्लस का वी स्क्वायर बाई 2g जो होता है ये यहाँ पे E1 इक्वल्स टू E2 होता है। दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स में क्या होता है जो हम लोग बेलेंजर मोमेंट इक्वेशन पढ़ते हैं by2/1 इक्वल्स टू जो पढ़ते हैं -1 प्लस √1 प्लस का 8 FR² होता है और डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ जो हो जाएगा by1/2 में निकालते हैं हम लोग स्पेसिफिक फोर्स कंडीशन से ही निकालते हैं स्पेसिफिक फोर्स कंडीशन। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा स्पेसिफिक सिक्वेंट डेप्थ जो हो जाएगा by1/2 यहाँ पे हो जाएगा सिक्वेंट डेप्थ हो जाएगा, यहाँ पे जो by1/2 हो जाएगा अल्टरनेट डेप्थ होता है। इसमें ये रिलेटेड होता है स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन से, और एक जो रिलेटेड होता है स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन। स्पेसिफिक फोर्स क्या इक्वेशन क्या होता है वो होता है P प्लस का M बाई ना प्रेशर फोर्स होता है, मोमेंटम फोर्स होता है, और फिर डिवाइडेड बाई यूनिट वेट का हम लोग निकालते हैं। ये जो बन के आता है A/बार प्लस का Q²/2g होता है, यही शायद होता है Q²/2g इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। द क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन द अल्टरनेट डेप्थ मर्ज टू ए सिंगल वैल्यू बट द सिक्वेंट डेप्थ डिफर। अल्टरनेट डेप्थ मर्ज टू ए सिंगल वैल्यू, नो गलत है ये चीज़। ये चीज़ हो जाएगा इसका अल्टरनेट डेप्थ मर्ज टू सिंगल, ये गलत है इसका। एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन एनी सरफेस डिस्टर्बेंस वेव ऑलवेज प्रोपिगेट्स इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। एट क्रिटिकल फ्लो पे चैनल सेक्शन ये नहीं होगा, गलत है इसका। एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक फोर्स इज इक्वल टू द स्पेसिफिक एनर्जी, ये नहीं, दोनों तो अलग अलग होता है, स्पेसिफिक फोर्स अलग है, स्पेसिफिक एनर्जी अलग अलग रहता है। फिर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर सिर्फ। एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज के लिए दोनों मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन जो होगा एनर्जी लाइन का स्लोप ऑफ वाटर सरफेस, स्लोप ऑफ द चैनल वेट, तीनों का तीनों इक्वल होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जितना स्लोप होगा एनर्जी लाइन का उतना ही वाटर सरफेस का होगा, उतना ही चैनल वेट का होना चाहिए, तीनों के तीनों इन्फॉर्म होगा इक्वल होगा इन्फॉर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है फॉर एन ओपन रेक्टेंगुलर चैनल फ्रॉड नंबर एट क्रिटिकल फ्लो इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो फ्रॉड नंबर जो होता है जब हम लोग Q² बाई T बाई GA
क्यू इक्वल्स टू 1 से करेंगे तो यहाँ से हम लोग फ्रॉड नंबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 होता है फ्रॉड नंबर। यहाँ से डिराइव करके निकालेंगे फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका एट क्रिटिकल फ्लो पे। क्वेश्चन नंबर 46 है। द रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैविंग विड्थ 2 मीटर है, डेड स्लोप दे दिया है माइनस में दिया हुआ है 0.0009 एंड कैरीज ए फ्लो ऑफ 10 क्यूमेट्स, व्हाट इज द नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो हम लोग निकाल सकते हैं डिस्चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो इक्वल टू हो गया इतना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू बाई और इंटू 1/n और हो जाएगा r टू दी पावर 2/3 और s टू दी पावर हाफ, वेयर r इक्वल्स टू हम लोग क्या डालेंगे a/p डाल देंगे, b प्लस का y। यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ पूछ रहा है, b गिवन है, सारा कुछ गिवन है, s जो है यहाँ पे स्लोप जो है निगेटिव में दिया हुआ है जिसके कारण यहाँ पे इनफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा सही आंसर। बाकी इन से कैलकुलेटर फॉर डूइंग कैलकुलेशन एंड हेंस द वन कैन नॉट आंसर इट नाउ। हाँ इसका क्योंकि ट्रायल एंड एरर लगाना पड़ेगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा जिसका थोड़ा सा कैल्सी की जरूरत पड़ेगा। मेनी डेटा आर मिसिंग इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेनी डेटा नहीं है, कुछ डेटा मिसिंग है जिसमें इसमें एक ये होना चाहिए था, मैनिंग कोफिशिएंट नहीं दिया इसमें। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये नहीं होगा आंसर इसका, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सही है। मैनिंग के क्वेश्चन हम लोग एज्यूम भी कर सकते हैं पर दिया नहीं है, जैसे लाइक 0.013 0.015 इतना हम लोग एज्यूम कर सकते हैं रिवर बेड के लिए। द इनफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द चैनल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है नेगेटिव में दिया है इसलिए। ऑप्शन डी सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, द इक्वेशन रिलेटिंग द प्री एंड पोस्ट हाइड्रोलिक जंप फ्लो डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाई, इसका सीधा आंसर हो जाएगा बाई 2/1 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस √1 प्लस का 8 FR1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट जंप हो जाएगा और बाई 1 जो हो जाएगा यहाँ पे प्री जंप हो जाएगा। FR जो फ्रॉड नंबर है किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये 1 के रिस्पेक्ट में होगा, बाई 1 के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे FR1 होगा। तो इसी को बोलते हैं बैलेंजर्स मोमेंट इक्वेशन बोलते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन इज एक्सप्रेशन। तो डायनेमिक इक्वेशन होता है जिब्बी प्रोफाइल का, ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल का, इसका जो डायनेमिक इक्वेशन होता है dy/dx होता है, एस नोट जो हो गया बेड स्लोप हो गया, इसका जो हो गया एस जो हो गया एनर्जी स्लोप हो गया, 1 माइनस का अल्फा FR स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का इक्वेशन फॉर क्रिटिकल फ्लो बाय यूजिंग यूजुअल टर्म्स, अभी इसके पहले हम डिस्कस किए Q² T अपॉन ये T डिवाइडेड बाई GAQ इक्वल टू 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इक्वेशन फॉर होता है क्रिटिकल फ्लो के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन इज द वन, मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, जिसका कि जो बेटेड पेरीमीटर होगा वो होगा मिनिमम, हैविंग मिनिमम बेटेड पेरीमीटर फॉर ए गिवन फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सही इसका आंसर हो जाएगा बी। मोस्ट इफिशिएंट चैनल क्या होता है कि वन हैविंग मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, अगर जिसका मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होगा वो हो जाएगा मोस्ट इफिशिएंट चैनल होगा, और मिनिमम बेटेड पेरीमीटर होगा फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए तो हो जाएगा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।